हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, जो है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर 1 देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारे लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू एनकोडिंग। चलिए देखते हैं। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले कि एनकोडिंग क्या होता है। ठीक है, देखो एनकोडिंग की यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दी है। हम डेफिनेशन से समझते हैं कि एनकोडिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, देखो, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग करना मतलब देखो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा आया है तो उसे एक इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट करना, क्या स्पेसिफिक कोड्स की हेल्प से, उसे कहा जाता है एनकोडिंग। मतलब एनकोडिंग क्या, हमारे पास कुछ डेटा रहेगा, डेटा को क्या करेंगे हम, एक इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट करेंगे कुछ स्पेसिफिक कोड्स की हेल्प से। ठीक है, तो उसे कहा जाता है एनकोडिंग। मेरे पास सपोज एक डेटा है और मैंने कुछ कोड्स की हेल्प से उसे क्या कर दिया, एक साइफर में कन्वर्ट। साइफर मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि एक एल्गोरिथम होती है जिसकी हेल्प से हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो क्या कोड जो रहता है वो हिडन कोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या ऐसे डिफरेंट कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारी मशीन समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनकोडिंग वही मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हम डेटा को उसके इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, हम स्पेसिफिक कुछ कोड्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे क्या कहते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं हम एनकोडिंग। ठीक, तो एग्जाम्पल से समझो। सपोज मेरे पास अगर मैं कोई कीबोर्ड में प्रेस करती हूँ ए लेटर। ठीक है, मैंने ए लेटर को प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या है, ए का एक खुद का एक स्पेसिफिक कोड दिया हुआ है जो इंटरनली हमको उसकी कोड वैल्यू दी है। तो ये स्पेसिफिक कोड की जो बात हो रही है ए के, वो है हमारा 65। ठीक, अब इसको जब क्या करेंगे, एनकोडिंग करा जाएगा, मतलब इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो देन ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एक इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू में। अब ये मेरा बाइनरी वैल्यू जो आई ना, ये क्या हो गई हमारी ए की एक साइफर, इक्विवेलेंट साइफर हो गया उसका। ठीक, तो वो क्या निकला अपना 01000001। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू हम आगे देखेंगे कि होती क्या है। ठीक, तो ये क्या है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो कंप्यूटर समझ सके। अब कंप्यूटर, हमने ए दबाया, कंप्यूटर ए नहीं समझ सकता, ये हमने पहले देखा था। हमें उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है, 0 और 1 की। तो यहाँ पे होता क्या है, सिस्टम के अंदर हमारे जितने भी लेटर्स हम इंग्लिश लेटर को इनपुट में देते हैं, उन्हें उसके इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर इजिली क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे देखो दो चीजें, तीन चीजें यहाँ पे, डेटा, साइफर और स्पेसिफिक कोड्स की बात हो रही है। ठीक, तो अगर ए मेरा क्या हो गया, डेटा हो गया। ठीक, स्पेसिफिक कोड उसकी कौन से हो गया, 65, है ना। और इसके बाद हमने जो उसको इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट किया, साइफर मतलब उसकी एनकोड वैल्यू, वो क्या हो गई हमारी बाइनरी वैल्यू, क्या हो गई 01000001, जो कि कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो एनकोडिंग कुछ नहीं है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, उसके एक एनकोड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक कोड्स की हेल्प से। ठीक है, उसे कहा जाता है एनकोडिंग। ठीक, अब ये क्या है, ये सारे कीबोर्ड्स के लिए सेम होता है। तो दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स वेयर ईच लेटर, न्यूमरल एंड सिंबल इज एनकोडेड और असाइंड अ यूनिक कोड। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, जब हम अब इतने सारे, अगर हर एक के लिए अगर अलग अलग कोड निकलेगा, अलग अलग कोड वैल्यू रहेगी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको याद करने के लिए। ठीक, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे कीबोर्ड्स के लिए सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो सारे कीबोर्ड्स के लिए सारी चीजें सेम हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स कुछ बना दी है। क्यों बनाई है, कि कीबोर्ड में जितने भी लेटर्स होंगे, न्यूमरल्स होंगे, उनके लिए एक एनकोडेड सिंबल होगा, उन्हें एक यूनिक कोड असाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि इजीली सारे कीबोर्ड्स के लिए वो सेम हो जाए। एक मतलब स्पेसिफिक कर दिया कि हाँ, अगर कीबोर्ड है, इसमें लेटर्स है, न्यूमरल्स है, तो सबका यही कोड होगा। ठीक, तो अभी हमें वो चीज समझनी है कि ये जो थोड़ी एनकोडिंग स्कीम्स चल रही थी, वो कौन सी एनकोडिंग स्कीम्स है। ठीक, तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एनकोडिंग स्कीम्स प्रोवाइड की गई है, जिससे कि हम इजीली लेटर को समझ सकते हैं कि उसका कोड क्या निकलेगा या उसका कुछ यूनिक कोड क्या निकलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ एनकोडिंग स्कीम्स से। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म में आस्की बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर आस्की कोड की बात करते हैं तो आस्की कोड क्या है, फुल फॉर्म आस्की का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो,
ये मेनली क्यों बनाया गया था कि हमारे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। क्या? आस्की कोड। जितने भी हमारे कीबोर्ड्स में हमें कोड दिखते हैं उसके लिए आस्की कोड बनाया गया। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बनाया क्यों गया आस्की कोड? फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जो भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उनकी एनकोडिंग वैल्यू निकालने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब इनिशियली आस्की क्या करता है, 7 बिट्स का यूज करता है किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 7 बिट लेगा, मतलब अगर मैं कुछ का कोड बनाऊंगी ना, अगर सपोज मेरे पास है, मैंने सपोज एक वर्ड ले लिया, कोड भी वर्ड लिया, सपोज कोड ही मेरा क्या है, वर्ड है, CODE कोड। ठीक, अब अगर मैं सी उठाऊं तो सी मेरा एक कैरेक्टर हो गया, तो ये सी को 7 बिट से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं सी के लिए अगर इसको एनकोड करने जाऊंगी ना, तो सी के लिए 7 बिट का एक कोड बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास देखो कि हमारे पास क्या है, जो हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 7 बिट रिप्रेजेंट करनी है उन 2 डिजिट्स को। 7 बिट को रिप्रेजेंट कर, 7 बिट का एक हमको कोड बनाना है उन्हीं 2 डिजिट के लिए। तो ऐसे करके हम कितने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बना सकते हैं इंग्लिश कीवर्ड के लिए एनकोडेड फॉर्म में, अगर हम इस आस्की कोड का यूज करेंगे तो वो बन जाएंगे 2 टू द पावर 7, मतलब 128 हमें आस्की कोड मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही लेटर है और उन्हें 7 तरीके से बनाना है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अगर अपन देखें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारे पास अगर 2 ही हमारे पास लेटर है और इसे 7 बिट का यूज करके रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, जस्ट डायरेक्ट लगाना है, 2 टू द पावर 7 बना, हमारे पास 7 बिट है, 7 बिट का यूज करके रिप्रेजेंट करना है 2 बिट को। ठीक है, तो 2 बिट्स 7 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, 2 की पावर 7, तो कितना होगा, 128 कैरेक्टर्स हमें कस में मिल गए, आस्की के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल फ्रेम किया है। देखो, डेटा, अगर एक मेरे पास वर्ड है डेटा, मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यू में, 0 और 1 में। ठीक, तो मैंने क्या बोला, हर एक कैरेक्टर के लिए 7 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, तो मेरे पास क्या है, ये लिखा DATA पूरा। ठीक है, डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। डी का मेरे पास आस्की कोड कितना हो गया, 68। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने गई बाइनरी कोड में, तो 7 लेटर्स का क्या बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का बाइनरी डिजिट एंड कोड होके मिल गया मुझे। इसने क्या बोला कि हमारे पास जो भी आस्की कोड्स हैं, अगर उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें हर एक के लिए क्या मिलेगा, 7 डिजिट का एक एनकोड फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, 7 बिट का एक आस्की कोड मिल जाएगा उसका एनकोडेड फॉर्म में। ठीक, ऐसी एक ही बात करें तो 65 है, 65 के लिए मिल गया। 84 के लिए देखा तो 84 के लिए भी मिल गया, मतलब टी का अगर कोड है आस्की कोड 84, तो उसके लिए मिल गया। अगेन ए का 65 हमारा क्या है, आस्की कोड है, तो उसके लिए बाइनरी कोड भी हमारे को मिल गया। ठीक है, ऐसे करके आप देखो यहाँ पे कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की हमने आस्की कोड की एक लिस्ट बनाई है। अगर स्पेस कैरेक्टर है तो 32 डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है तो 33 है, कोट्स है तो 34 है, हैश है तो 35 है, डॉलर 36, परसेंटेज 37, तो ऐसे करके कुछ कैरेक्टर्स के दिए हुए हैं, लेटर्स का दिया हुआ है और स्मॉल लेटर्स का दिया हुआ है। तो ऐसे करके सबका एक हमने आस्की कोड बनाया है, और आस्की कोड से हमें क्या मिला है, 7 बिट का हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके एनकोड फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर इजी समझ सकता है। और ये वाले आस्की कोड्स, ये सारे 68 65 84 65 ये आस्की कोड हो गए, और इसको हमने एनकोड फॉर्म में जब कन्वर्ट करा इस स्कीम का यूज करके, इन कोड्स का यूज करके, तो इनके बाइनरी कोड जो बनेंगे उनका फिक्स है कि वो 7 बिट के ही बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज आस्की। अगर इस कोडिंग स्कीम में कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आस्की कोड याद रखना है, एंड देन उसके आपको करस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी कोड्स है वो 7 बिट के ही मिलेंगे। ये होती है आस्की कोड के अंदर चीजें। ठीक है, इसको बनाया क्यों गया था, सिर्फ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए थे ये वाले कोड्स। ठीक, हर एक कैरेक्टर का एक कोड है जिसे एनकोड फॉर्म में करते हैं तो वो 7 बिट का बनता है। तो आस्की में जो भी कोड एनकोड होता है, अगर आस्की स्कीम का यूज करते हैं अगर एनकोड करने के लिए, तो वो 7 बिट का ही एनकोड फॉर्म हमको प्रोवाइड करेगा। ये आस्की के अंदर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या हुआ था, ये अब इंडियन लैंग्वेज को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम आई थी, जिसके अंदर क्या था कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है उसे हमने क्या किया था, कन्वर्ट करने का काम इसमें अंदर किया गया था। ठीक, तो
तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर, अब इंडियन लैंग्वेज कुछ भी है, हिंदी, बंगाली, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस है सारी को कन्वर्ट करने के लिए इस स्कीम का यूज किया गया था। तो कॉमन स्टैंडर्ड कोडिंग निकाला था इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए, जो थी इसकी एंड सॉरी इसकी नहीं, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो डेवलप हुआ था इंडिया में ड्यूरिंग मिड 1980s के टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। ठीक, अब इसके अंदर जो हमारे कोड रिप्रेजेंट किए जाता है, जो हमारा एनकोड फॉर्म निकलता है वो 8 बिट का निकलता है। जैसे ASCII में 7 का था, इसमें 8 बिट का कोड रिप्रेजेंट होता है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, जिसका मतलब क्या है, अगेन तो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना है 8 तरीके से, तो 2 की पावर 8 दैट इज 256 कैरेक्टर्स हमको इसके अंदर मिलेंगे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। हमें 256 कैरेक्टर मिले थे, हमें 256 बोल सकते हैं कोड्स मिले थे, जिसका हमने इसमें यूज किया था। तो इट रिटेन्स ऑल 128 ASCII कोड्स एंड यूज रेस्ट ऑफ द कोड्स। इसमें जो 128 कोड्स थे क्या उनको रिटेन किया एंड जो बाकी थे उनको यूज किया गया था। तो 128 जो थे वो काय के लिए थे, एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट के लिए। बाकी जो एडिशनल थे 162 255 वो अक्षर्स के लिए यूज किए गए थे। ठीक है, तो ये था हमारा किसके अंदर, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्होंने क्या करा, 256 में भी क्या करा कि 128 जो थे उन्होंने इंडियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए करे, बाकी 160 से 255 के जितने भी थे वो अक्षर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यूज किए गए। ठीक है, तो ये मेनली काय के लिए एनकोडिंग स्कीम आई थी, हमारे इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए, मतलब बोल सकते हैं इंडियन लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास 256 कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब इसमें इसको डिवाइड कैसे किया है, देखो ये समझते हैं। इट रिटेन्स ऑल द 128 ASCII कोड्स एंड यूजेस रेस्ट ऑफ द कोड्स। ये कॉलन यहाँ पे ना, या ये नेक्स्ट स्टेप नहीं है, नेक्स्ट लाइन नहीं है, ये इसी में कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, गलती से ये हो गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट मन मानना, ये सेम कंटिन्यूशन में स्टेटमेंट है गाइस। ठीक है, देखो तो इट रिटेन्स ऑल द 128 ASCII कोड्स एंड यूज रेस्ट ऑफ द कोड्स फॉर एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। देखो इसका मतलब क्या है कि 256 कैरेक्टर्स हमारे पास थे ना, तो उसमें जो स्टार्टिंग के 128 कोड्स थे वो तो उसने एज इट इज काय के लिए यूज कर लिए थे, ASCII में जो थे वो वाले इंग्लिश कैरेक्टर के लिए मान लो। ठीक है, उसके बाद बाकी जो आते हैं नेक्स्ट कोर्स वो काय के लिए यूज करा, हमारे इंडियन लैंग्वेज सेट के लिए यूज किए। ठीक, तो इंडियन लैंग्वेज सेट में कहां से हो गया, 129 से लेके 159 तक का। ठीक है, 129 से लेके 159 तक का उसने लैंग्वेज के लिए काय के लिए यूज करा, हमारे इंडियन लैंग्वेज सेट के लिए, मतलब हमारे जो भी अक्षर होते हैं हिंदी के लिए, या फिर बोल सकते हैं हम जो भी लैंग्वेज में बात करेंगे उनके जो भी अक्षर रहेंगे उसके लिए उसको यूज किया गया। ठीक है, एंड बाकी जो एडिशनल कोड असाइन हुए थे अपर रीजन के लिए यूज करा, लाइक 160 से 255 फॉर द अक्षरास ऑफ द लैंग्वेज। ठीक, तो उनको काय के लिए यूज करा गया, सॉरी 128 तो हमारे ASCII कोड के लिए हो गए, बाकी जो बचे हुए थे वो काय के लिए यूज करे गए, हमारे अक्षर्स के लिए यूज किए गए थे, किसके अंदर, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर। ठीक है, तो इंडियन लैंग्वेज के जो भी कैरेक्टर सेट बने थे वो 129 से बने थे, एंड उसमें भी क्या हुआ था कि कुछ ऐसे कुछ एडिशनल कोड्स असाइन किए गए हमारी अपर रीजन के लिए, एंड बाकी जो 160 से 125 155 तक का जो रीजन था वो अक्षर्स के लिए हमें असाइन किया गया। ठीक है, तो ऐसे हमको करके पूरा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में हमको देखने को मिला कि इसमें 8 बिट का हमको रिप्रेजेंट किया, 128 तो ASCII थे, बाकी जो उन्होंने रेस्ट कोड्स आगे आए थे वो काय के लिए यूज कर रहे थे, बाकी के बचे हुए जो 128 थे उसे हमने इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट में यूज करा। उसके भी अंदर 160 से 255 तक का जो कोड्स थे उन्हें प्रॉपर अक्षर्स के लिए क्या किया, यूज किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सम एनकोडिंग स्कीम्स का सेकंड पार्ट, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके पहले हमने ASCII देखा, इसके बाद हमने देखा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज देखा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कोडिंग स्कीम्स थी। अब आगे देखते हैं, हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट यूनिकोड का। ठीक है, तो अब यूनिकोड का क्या लेकर क्यों आए हैं हम, भाई एनकोडिंग स्किप से कोड एनकोडिंग स्कीम्स लगा रहे हैं तो उससे भी तो हमें यूनिक कोड ही मिल रहा है ना, तो फिर यूनिकोड का क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए। ठीक, तो यूनिकोड क्या था, देखो उसमें क्यों लेकर आए, एनकोडिंग स्कीम से हमें जो भी कोड्स मिलते थे ना, वो क्या होता था कि जरूरी नहीं है कि वो सारे कोड दूसरी मशीन पे भी चल सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक मशीन एक ही कोड स्कीम को फॉलो करें, अलग अलग मशीन अलग अलग एनकोडिंग स्कीम को फॉलो कर सकती थी, जिसके कारण से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड लाने की जरूरत थी, जिस स्टैंडर्ड को लाने की बात हुई वो ही क्या कहलाया, वो स्टैंडर्ड यूनिकोड कहलाया।
ठीक है, तो देखो टेक्स्ट क्रिएटेड यूजिंग वन एनकोडिंग स्कीम was not recognized by another machine using different encoding scheme. ठीक है, वो कह रहा है अगर दो मशीन अलग अलग एनकोडिंग स्कीम का यूज करेगी तो उनके टेक्स्ट में कैसे हो सकता है ना, वो अलग कोड जनरेट कर रही हो, ये अलग कोड जनरेट कर रही हो, तो दोनों कोड मैच नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वहां पे हमें डेटा जब आप मेरे कंप्यूटर से सपोज आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, आपके कंप्यूटर अलग एनकोडिंग स्कीम ले रहा है, मेरा अलग एनकोडिंग स्कीम में जनरेट हुआ है, तो जब मैं आपके कंप्यूटर पे उसको रीड करने जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ भलता सही मुझे देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वो प्रॉपर डिकोड नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस कारण से क्या है, जब एनकोडिंग स्कीम्स में डिफरेंट आ गया तो वहां पे हमारी मशीन पे अगर अलग अलग एनकोडिंग स्कीम यूज कर रहे हैं तो फिर वो एक क्लैश हो रहा था कि वहां पे हमारी एनकोडिंग स्कीम प्रॉपर काम नहीं करेगी। फिर तो ये होना चाहिए कि सारी मशीन पे एक ही एनकोडिंग स्कीम चले, बट नहीं, इवोल्यूशन हो रहा था, नए नए लेटर्स आ रहे थे, तो एनकोडिंग स्कीम भी चेंज हो रही है, देखा हमने। ठीक, तो इसी कारण से क्या लाया, एक स्टैंडर्ड लेकर आया जिसे क्या कहा गया, यूनिक कोड। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड लाइट जिसे क्या कहा गया, यूनिकोड हैज बीन इवॉल्व टू इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ दी वर्ल्ड। अब ये यूनिकोड क्या था कि वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेजेस है लिखी जाएगी वर्ल्ड के अंदर, तो उनके कैरेक्टर्स के लिए क्या लेकर आए, हम यूनिकोड लेकर आए। अब कहीं भी आप किसी भी कंप्यूटर पे उसको चला लो, कोई भी स्कीम में चला लो, पर ये यूनिकोड वहां पे क्या करेंगे, हमारे काम करेंगे। ठीक, तो यूनिकोड होता क्या है, इसको अपन अब समझते हैं। देखो, यूनिकोड प्रोवाइड a unique number for every character ना। अब ये क्या कर रहा है, यूनिकोड हमें हर एक कैरेक्टर के लिए यूनिक नंबर प्रोवाइड करके दे रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। अब वो डिवाइस नहीं दिख रहा है कि वो हमारा भैया डिवाइस क्या काम कर रहा है वहां पे, वो नहीं दिख रहा है, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं दिख रहा है, ना ही उसका डिवाइस दिख रहा है, ना ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिख रहा है, डिफरेंट ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर एक्सेट्रा। मतलब क्या है, ये एक यूनिक नंबर है किसी भी कैरेक्टर का। यूनिक कोड क्या होता है, किसी भी नंबर का या किसी भी कैरेक्टर का यूनिक नंबर है। ठीक, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवाइस, वो डिवाइस को देख के नहीं बनाया गया है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के बनाया गया है, ना ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को देख कर बनाया गया है। ठीक है, कॉमनली यूज यूनिक कोड क्या होता है, हमारे एनकोडिंग्स होती है लाइक, ठीक देखो क्या गया, कॉमनली यूज्ड यूनिकोड एनकोडिंग्स आर, मतलब यूनिकोड की जो मेनली एनकोडिंग्स होती है वो काय में होती है, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। मतलब यहाँ पे क्या है, ये 8, 16, 32 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिकोड जो है हमारा वो क्या है, 8 बिट का होगा या तो 16 बिट का होगा या फिर 32 बिट का होगा। ठीक है, यूनिकोड की जो एनकोडिंग होती है वो। ठीक, अब ये जो है ना यूटीएफ, अब ये बोल सकते हैं यूनिकोड जो है ना, ये है सुपर सेट है हमारा किसका, आस्की का। एंड वैल्यू ऑफ 0 to 128 हैव द सेम कैरेक्टर एज एन आस्की। ठीक, जैसे हमने क्या देखा कि आस्की कोड ही थे ना हमारे, हम आस्की अगर एनकोडिंग स्कीम की बात करते हैं, अगर वो एनकोडिंग स्कीम देख रहे थे तो उसमें भी आस्की कोड जनरेट हो ही रहे थे। तो ये क्या है, ये सुपर सेट है किसका, आस्की का सुपर सेट है। इसमें 0 से 128 के जो हमारे कोड्स बनते हैं वो सेम कोड होंगे हमारे आस्की कोड जैसे। ठीक, 128 के बाद चेंजेस आएंगे, बट लेकिन 0 से लेके 128 तक के सेम हमारे आस्की में जो कोड थे वो इसके अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यूनिकोड कैरेक्टर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ देवनागरी स्क्रिप्ट है हमारी जो है हिंदी लिपि है, हिंदी के हमें कुछ यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर मिले हैं हर एक अक्षर के। जैसे मैं अ से उठाऊं तो 0905, आ का देखो तो 0906, ई का देखो तो 0907। तो ये सारे हमें कुछ क्या मिले हैं, एनकोड कैरेक्टर्स मिले हैं, सब किसके, अलग अलग हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, तो यूनिकोड होता कुछ भी नहीं है, एक यूनिक नंबर दे दिया गया कैरेक्टर को और यही कोड क्या होगा पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाएगा। अब उसी को आपको क्या करना है, एनकोड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर होती हैं, कि यूनिकोड के अंदर होती है। क्या है, एक नंबर है जो हर एक कैरेक्टर को होगा और वो हर पूरे वर्ल्ड में सब, अगर मैं ए भी उठा लूं तो एक का जो यूनिकोड है पूरे वर्ल्ड में सेम होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आस्की में कोड्स अलग होते हैं और हमने जो इंडियन वाली जो देखी हमारी इंडियन लैंग्वेज के लिए जो हमने देखा उसके अंदर अलग होते हैं, तो ऐसे अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स के अगर कोड अलग बन रहे हैं तो उसको कन्वर्ट भी वो अलग करके एनकोड करके अलग हमको नंबर देंगे। बट यहाँ हो क्या रहेगा कि अगर हमने यूनिकोड बना दिया, सबका कोड ही सेम कर दिया है, तो सबको एनकोड भी हमको एक करके एक कोड फॉर्म में लैंग्वेज सेम मिलेगी। तो यूनिकोड मतलब ए का एक अपना एक कोड है, जैसे सपोज मान लो मेरा ए का कितना है, 65 है, हमने देखा था आस्की के अंदर, तो वो 65 फिक्स हो गया है। अब आप उसको कन्वर्ट करो हमारे एनकोडिंग्स की, अगर आप उसको एनकोड करोगे तो कोड भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक, तो ये होते हैं हमारे कुछ यूनिक कोड्स। ठीक है,
अब ये यूनिकोड सारी चीज़ों के लिए सेम कर दिया गया है, तो वो क्या था कि अगर अलग-अलग एन्कोडिंग स्कीम्स चल रही हैं, तब उनके एन्कोड फॉर्म में क्या होगा, अगर उनका कोड जनरेट हो रहा है, तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये यूनिकोड का यूज़ करके ही एन्कोड करना है चीज़ों को। ठीक है? तो ये एक यूनिकोड का फंडा था। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आए गाइस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। थोड़ा हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे समझने में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नया है आपके लिए। बट आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो डेफ़िनिटली समझ में आएगा। ठीक, कुछ नहीं है, हम जो भी चीज़ें कंप्यूटर को देख रहे हैं तो वो एक एनकोड फ़ॉर्म में जाती है, उसे समझने के तरीके हैं सारे। ठीक है? तो इतना ही था इस वाले हमारे टॉपिक के अंदर। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम का। जब नंबर सिस्टम समझेंगे ना तो आपको और चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी कि बाइनरी नंबर्स क्या जो हमने देखे थे, आस्की कोड से जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो बाइनरी कोड कैसे बना था। तो ये सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में समझ में आएगी गाइस। ठीक है? चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक इसका जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम का। जब तक के लिए आप इस लेक्चर को समझिए, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आगे जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो उनकी आपको वीडियो मिले और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है? जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।